नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज चतुर्वेदी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता। पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 16 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य सहित 47 पदक जीते। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल टूर्नामेंट में आज मुंबई सिटी का सामना गोवा से होगा और लद्दाख के द्रास करगिल में स्नो हॉर्स पोलो एग्जीबिशन गेम की शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए फाइनल में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। जवाब में तमिलनाडु की टीम ने 6 विकेट पर 153 रन बनाकर खिताबी जीत दर्ज की। तमिलनाडु के बल्लेबाज शाहरुख खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु ने कर्नाटक को आखिरी गेंद पर हराकर तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में तमिलनाडु के बल्लेबाज शाहरुख खान ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने 15 गेंद में 33 रन बनाए और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। तमिलनाडु ने इससे पहले 2006-07 और 2020-21 में ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2019-20 के सीजन में भी ये टीम फाइनल में पहुंची थी और उस समय कर्नाटक ने ही उसे फाइनल में हराया था। इस जीत के साथ तमिलनाडु ने कर्नाटक से अपनी हार का बदला पूरा कर लिया है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे कर्नाटक की शुरुआत सही नहीं रही और सलामी बल्लेबाज रोहन कदम बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद ये टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए। जवाब में तमिलनाडु की टीम ने 6 विकेट पर 153 रन बनाकर खिताबी जीत दर्ज की। तमिलनाडु के बल्लेबाज शाहरुख खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, ये जो दिलचस्प मुकाबला जो है आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। और अगर हम देखें तो जिस तरीके का मैच हुआ मनोज, उसको देख के क्या कुछ कहेंगे आप? तो तमिलनाडु ने जो है अपना दबदबा बनाए रखा। तमिलनाडु का मतलब बहुत ही अच्छा मैच था और जिस तरह शाहरुख खान ने जी लास्ट ओवर में 16 रन बनाने थे इनको और लास्ट बॉल पे 6 मार के जिताया है जी, तो बहुत ही बराबर का मैच था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तमिलनाडु पिछले काफी समय से मतलब इसमें अच्छे परफॉर्म कर रही है। पिछली बार भी वो चैंपियन बने थे जी, पर 2019 में 1 रन से हार गए थे कर्नाटक से जी। तो उसका एक तरीके से उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया यहाँ लास्ट बॉल पे जीत करके। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो अभिनव मनोहर की बात करेंगे, जिन्होंने अगर जिस तरीके से आज कर्नाटक की ओर से 46 रन की पारी खेली, 37 गेंदों में 46 रन बनाए। इसके अलावा प्रवीण दुबे ने 25 गेंदों में 33 रन का योगदान दिया। 7 विकेट पर 151 रन बना पाया था कर्नाटक। और इसके बाद तमिलनाडु की जब टीम बैटिंग करने आई तो उसके बाद हरी की अगर हम बात करें, जिन्होंने 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 23 रन बनाए। उसके अलावा नारायण ने भी जो है 46 गेंदों पे 41 रन की पारी खेली और शाहरुख खान जैसा कि 15 गेंदों में 33 रन का योगदान दिया। और जिस तरह से आपने भी कहा कि जो उन्होंने मतलब जिस तरह से टीम को जो विजय दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इस तरह से 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाकर तमिलनाडु ने ये खिताब जीत लिया। तो उसके हिसाब से क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, इसके लिए शाहरुख खान के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है उनके लिए, क्योंकि बहुत ही आक्रामक अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज माने जाते हैं वो। आईपीएल में किंग्स 11 ने इसी बेसिस पे उनको खरीदा भी था जी।
पर वो उसमें वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई आईपीएल में, पर इससे एक अच्छा ब्रेक मिला है उनको। और हमारे काफी डोमेस्टिक से मतलब इसमें इंडियन टीम में लिए भी जा रहे हैं खिलाड़ी, तो हो सकता है आगे चल के इनका भी कभी नंबर लगे इसमें। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में वो एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट मैच 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। और जैसा कि कल का मैच काफी निर्णायक रहा और भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रन से जिस तरह से हराया और एक शानदार जिसे कहते हैं कि क्रिकेट का प्रदर्शन किया, कल के मैच के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? कल के मैच के बारे में मेरा मानना यह है कि इंडिया ने अपने ईशान किशन को जिस तरह से उन्होंने आजमाया जी, वो अच्छी तरह पूरी तरह से इसमें सफल रहे इस भूमिका में। तो इंडिया की मतलब ये साबित कर रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है और इसलिए उनको इंडिया ए के साथ उस पर साउथ अफ्रीका टूर पर भी भेजा गया है। नॉर्मली हमारे सिस्टम यही होता है कि जब सीनियर टीम जानी होती है वहाँ, उससे पहले इंडिया ए को भेजते हैं, जैसे कुछ लड़के वहाँ तैयार हो जाएं कभी जरूरत पड़ने पर और उनकी सेवाएं ली जा सके। बिल्कुल, और अक्षर पटेल ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। और कल के मैच की खास बात यह रही कि जो भारत ने टॉस जीतने के बाद जब पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, तो ये हो रहा था कि आज तक कुल मिला के 3 ही बार ऐसा हुआ है जब भारत ने पहले बल्लेबाजी की है। और उसके बाद जैसा कि कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूं और उस चैलेंज में वो पूरी तरह से सफल भी रहे। ये जरूरी भी है क्योंकि आपको हर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। आप सीरीज जीत चुके थे 2 मैच जीत करके जी, तो इस तरह की चुनौती को आप स्वीकार कर सकते थे और उन्होंने उसमें पूरी तरह खरे भी उतरे। जी बिल्कुल, तो अब सबकी नजर कानपुर के टेस्ट पर है जहां पे दोनों टीमें टेस्ट में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, इस पे कानपुर में जबकि अब विराट कोहली पहले टेस्ट पे तो नहीं खेले, अजिंक्य रहाणे होंगे इसमें कप्तानी करेंगे जी, पर इंडिया के मतलब बुमराह, शमी ये सब वापस लौटेंगे, उधर विलियमसन की भी वापसी होगी, तो मुकाबला मजेदार होना चाहिए मतलब बहुत जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं टेनिस की। विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। ज़वेरेव का ये दूसरा एटीपी फाइनल्स खिताब है। आइए इस मुकाबले पर सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। दुनिया के तीसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने इटली में एटीपी फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। ज़वेरेव का ये दूसरा एटीपी फाइनल्स खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2018 में ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2021 में अलेक्जेंडर ज़वेरेव का प्रदर्शन शानदार रहा। यही वजह रही कि इस साल वो 6 खिताब जीतने में सफल रहे। इस साल ज़वेरेव ने टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा 2 मास्टर्स खिताब भी जीते हैं। हालांकि वो अभी तक ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए हैं। 2020 में ज़वेरेव यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन तब खिताबी मुकाबले में डोमिनिक थीम ने हराया था। अब उनका इरादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का है, जिसकी शुरुआत 17 जनवरी से होगी। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जीत का सफर आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी जारी रहता है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, इस बार अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने लगातार दूसरी बार नोवाक जोकोविच को बड़ी ट्रॉफी या बड़ी चैंपियनशिप जीतने से रोक दिया है। जिस तरीके का उन्होंने खेल दिखाया है, एक बार फिर से चैंपियन बनकर उभरे हैं। क्या कहेंगे मनोज? ज़वेरेव पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, पर इसमें टेनिस में जब तक आप कोई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं जीतते जी, तब तक आपकी वो इम्पोर्टेंस बन नहीं पाती है। और इनके साथ ये दिक्कत ये है कि यह कभी तक उसमें कोई भी इन्होंने अभी तक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं जीता है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो मेदवेदेव के खिलाफ 5 लगातार हारें मिली थी इनको इससे पहले, तो उस पर जीते हैं, तो उससे अब लगता है कि ये थोड़ा निकल के आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन में हो सकता है कि पहला टाइटल जीतें। जी बिल्कुल, जिस तरह का फॉर्म उनका है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अगले साल जनवरी में जो पहला ग्रैंड स्लैम होगा, उसमें निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े दावेदार के रूप में ज़वेरेव हिस्सा लेंगे।
बात करते हैं हॉकी की। जूनियर हॉकी विश्व कप 24 नवंबर से भुवनेश्वर में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कौन सी टीमें किस ग्रुप में हैं, इसका लेखा-जोखा सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की इस रिपोर्ट में। जूनियर हॉकी विश्व कप 24 नवंबर से भुवनेश्वर में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट में 4 पूल बनाए गए हैं, जिसमें हर पूल में 4 टीमों को शामिल किया गया। प्रत्येक पूल से शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। पूल ए में बेल्जियम, मलेशिया, चिली और दक्षिण अफ्रीका को रखा गया है। 24 नवंबर को बेल्जियम अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। मौजूदा चैंपियन भारत को पूल बी में कनाडा, फ्रांस और पोलैंड के साथ शामिल किया गया है। भारत 24 नवंबर को फ्रांस के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पूल सी में नीदरलैंड, स्पेन, कोरिया और अमेरिका आमने सामने होंगे। वहीं पूल डी में जर्मनी, पाकिस्तान, मिस्र और अर्जेंटीना की टीमें शामिल हैं। भारत के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने टीम की तैयारियों पर बताया कि भुवनेश्वर में जूनियर खिलाड़ियों ने सीनियर टीम के खिलाफ कुछ अभ्यास मैच खेले थे। कप्तान विवेक सागर प्रसाद की अगुवाई में भारत प्रतिष्ठित ट्रॉफी को बरकरार रखना चाहेगा, क्योंकि वे अपने घरेलू मैदान पर एक मजबूत टीम है। ओलंपिक में भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे विवेक ने कहा कि हमारी टीम 2016 में चैंपियन बनी थी और अब हमारी टीम का लक्ष्य इसे बरकरार रखना है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, जिस तरीके से भारत अगर हम देखें तो मौजूदा चैंपियन है और भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पर हमारे खिलाड़ियों ने जो अभ्यास किया है उसका उन्हें कहीं ना कहीं एक होम ग्राउंड का जो एडवांटेज होता है वो भी मिलने वाला है। और दो ही दिन रह गए हैं इस विश्व कप की शुरुआत में, क्या कुछ कहेंगे मनोज? इंडिया के लिए मतलब होम ग्राउंड में खेल रही है, ये तो एडवांटेज है ही उसका जी। और अब पब्लिक मतलब इसमें दर्शक भी लौट रहे हैं, मतलब उसमें मैचों में इसका भी थोड़ा एडवांटेज मिलेगा जी। पर एक दिक्कत ये हुई है कि कोई भी इन्होंने फॉरेन में कोई कंपटीशन नहीं खेला है कोरोना की वजह से जी, तो उस तरह की तैयारी नहीं हो पाई है। इसीलिए इनको सीनियर टीम के साथ जब वो टोक्यो के लिए जा रही थी टीम जी, तो उसके कैंप में इनको साथ रखा गया, उससे इनको बहुत फायदा हुआ। इसीलिए अभी उन्होंने ग्राहम रीड ने सीनियर टीम का कोचिंग कैंप भी भुवनेश्वर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए जिससे इनको अभ्यास का मौका मिल सके। तो इसका हो सकता है पूरा फायदा मिलेगा। और जिस तरह हरियाणा ने अपने कोचिंग में 2016 में चैंपियन बनाया था, तो उससे मुझे लगता है कि ये भी ग्राहम रीड के टाइम में ये फिर से मतलब चैंपियन बन जाएंगे जी। बिल्कुल, तो इस पूरे टूर्नामेंट पर स्पोर्ट्स कैन की नजर बनी रहेगी। बात करते हैं पैरा बैडमिंटन की। युगांडा के कंपाला में खेले गए पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 16 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य सहित 47 पदक जीते हैं। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम से पलक कोहली, अबू हुबैदा और अम्मू मोहन ने सिंगल्स के साथ साथ डबल्स में भी स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा पलक ने 1 रजत पदक भी जीता। मानसी जोशी ने असल 3 कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2019 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में मानसी ने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजे गए प्रमोद भगत ने 3 रजत पदक जीते। और शानदार जो टीम इंडिया है उसने बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन किया है। मनोज, क्या कहेंगे? पैरा बैडमिंटन में हम लोगों ने पैरा ओलंपिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था जी, पर इसमें प्रमोद भगत ने वहां 3 गोल्ड जीते थे टोक्यो में। अब उन तीनों फाइनल हार के सिल्वर जीते हैं, पर एक अच्छी बात ये है वो तीनों गोल्ड उसके इंडिया ही आए हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है जी। और इस मैच को में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुकांत कदम ने कहा कि एक अच्छा मैच था और 2 साल के बाद स्वर्ण अच्छा लग रहा है, ये मुझे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दे रहा है। और अब ले चलते हैं आपको लद्दाख और बात करते हैं स्नो हॉर्स पोलो की। लद्दाख के द्रास करगिल में स्नो हॉर्स पोलो एग्जीबिशन गेम की शुरुआत हुई है। इसका आयोजन पोलो प्रमोशन कमेटी और लद्दाख एडवेंचर स्पोर्ट्स ने किया है। करगिल द्रास में स्नो हॉर्स पोलो प्रदर्शनी खेल शुरू हुआ। पोलो प्रमोशन कमेटी करगिल के अध्यक्ष अमीन पोलो ने बताया कि ये आगामी करगिल विंटर एक्सपीडिशन एडिशन 3 के लिए एक ट्रायल मैच था जो लद्दाख की एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आपको बता दें कि स्नो हॉर्स पोलो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रिया और कुछ पश्चिमी देशों में खेला जाता है और ये पहली बार है कि द्रास करगिल में इस खेल का आयोजन किया गया है जो दुनिया की दूसरी सबसे
ठंडी जगह है। इन प्रयासों की सराहना करते हुए अमीन ने कहा कि करगिल विंटर एक्सपीडिशन एडिशन 3 की पहल को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पर्यटन विभाग से पूरा सहयोग मिला है। लद्दाख एडवेंचर स्पोर्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष शाहनवाज ने कहा कि ये आगामी करगिल शीतकालीन अभियान के लिए एक परीक्षण और स्नो हॉर्स पोलो इस आयोजन का हिस्सा है। इस सर्दी में इस तरह के कई और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जो अधिक से अधिक पर्यटकों को लद्दाख की ओर आकर्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का लक्ष्य लद्दाख को भारत के सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनाना है। तो मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्नो हॉर्स पोलो एग्जीबिशन गेम की शुरुआत हुई है और ये काफी हम ये कह सकते हैं एडवेंचरस तो है ही और काफी उत्साहित करने वाला गेम है, क्या कहेंगे आप? उत्साहित करने वाला गेम तो है ही, और विंटर गेम्स का वैसे हमारे इंडिया में चलन तो है, मतलब काफी, मतलब हम लोग विंटर ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो उस तरफ ही एक अच्छा कदम है और इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा द्रास में जी। और हम लोग इंडिया का कभी इसमें हम लोग बहुत शीतकालीन ओलंपिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जी। तो अगर इस तरह के प्रयास किए जाएंगे तो आगे चल के हो सकता है कि हम इस तरफ भी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी पहल की गई है कि किस तरीके से आप जो लद्दाख अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है वहां पे जाकर इस तरह के जो हम स्नो हॉर्स पोलो एग्जीबिशन गेम्स का आनंद ले सकते हैं। और जो विंटर एक्सपीडिशन एडिशन 3 है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो कि बहुत सारे हमारे जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करती है। और इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल टूर्नामेंट में आज मुंबई सिटी का सामना गोवा से होगा। टूर्नामेंट में कल मडगांव के तिलक मैदान स्टेडियम में जमशेदपुर FC और SC ईस्ट बंगाल के बीच मैच 1-1 गोल से बराबरी पर रहा। दोनों टीमों ने अपने गोल पेनाल्टी पर किए। क्रोएशियाई डिफेंडर फ्रेंजो प्राइस ने 17वें मिनट में ईस्ट बंगाल को बढ़त दिलाई, लेकिन पीटर हर्टरे ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में जमशेदपुर की ओर से बराबरी का गोल कर दिया। तो अगर ISL में ये बड़ा, और इसके अलावा आज जो है दो महत्वपूर्ण टीमें आमने सामने होंगी, मुंबई सिटी और गोवा, इस पर आप क्या कहेंगे? मुंबई सिटी एक अच्छी टीम है और पहली बार चैंपियन बनी थी इसमें जी। और इन्होंने अपने ज्यादातर मैचों में विजय प्राप्त की थी, पर इस बार कुछ टीम में चेंजेस हुए हैं, मतलब और कुछ खिलाड़ी तो जो गोवा टीम से ही लेकर आए हैं मतलब इसमें जी। और कुछ ना फॉरेन खिलाड़ी बदले हैं, इनका मैनेजमेंट में भी चेंजेस आए हैं। तो अब किस तरह की शुरुआत करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। ये अपने खिताब के बचाने की तरफ, मतलब इनके लिए जीत से शुरुआत करना बहुत ही जरूरी भी है। अगर जीतते हैं तो बहुत अच्छा होगा इनके लिए। जी बिल्कुल। और अगर हम और टीमों की बात करें तो ATK मोहन बागान ने अपना अभी तक एक मैच खेला है, उसमें उन्हें जीत हासिल की हुई है। उनके इस टूर्नामेंट में अभी तक 3 अंक हैं। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु है, उसने भी एक मैच खेला है, एक में जीत हासिल की है, 3 अंक हैं उसके। इसके अलावा ईस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो उसका मैच ड्रॉ रहा था, उसके 1 अंक हैं। जमशेदपुर का भी मैच वो ड्रॉ रहा है और उसके भी 1 अंक हैं। और जहां तक केरला ब्लास्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी जो है ये मैच में अपना हार गए थे। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो वो भी अपना पहला मैच हार गए थे। और अब इसके बाद बढ़ते हैं, फुटबॉल पर ही रहते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रीमियर लीग में आखिरकार 4 मैचों के बाद टॉटनहम हॉटस्पर ने लीड्स यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया है। लीड्स की टीम हाफ टाइम तक 1-0 से आगे थी। टॉटनहम के डेनियल जेम्स ने 44वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। 69वें मिनट में सर्जियो रेगुलोन के गोल ने टॉटनहम को पहली जीत दर्ज करने में सफलता दिलाई। एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को ठिकाने लगाते हुए 3-0 से जीत दर्ज की। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन मैच के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।